गुड मॉर्निंग। आज मैं 1 बजे उठ गया था। उठते ही सबसे पहले मैंने पानी गर्म किया और पानी गर्म करके मैं पुशअप्स लगाने के लिए लग गया। मैं रात जल्दी सो गया था, इसलिए आज जल्दी उठ गया मैं। रात में 8:15 बजे के बाद ही सो गया था और मेरी आंख 1 बजे खुल गई, तो मैं फिर उठ गया, दोबारा सोया नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि अगर एक बार मैं दोबारा सो गया तो फिर 3 बजे उठना मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल होगा। अगर मेरी नींद जब टूटती है और मैं अच्छा फील कर रहा होता हूँ तो मैं उठ जाता हूँ, तभी से स्टार्ट कर देता हूँ रूटीन को। और जो मेरे से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि आप 3 बजे उठते हो, रात में कितने बजे सो जाते हो, तो मैं रात में 9 बजे या 10 बजे सो जाता हूँ। और ऐसा कुछ नहीं है कि कितने घंटे की नींद लेते हो, मतलब जितने में बॉडी बढ़िया चल रही होती है उतने घंटे नींद ले लेता हूँ। अगर दिन में कभी नींद आती है तो दिन में भी सो जाता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। कई बार हम 8 घंटे सोने के बाद भी लेज़ी फील करते हैं और कई बार हम 3-4 घंटे सोने के बाद भी एक्टिव फील करते हैं। बस लॉन्ग टर्म में स्लीप डिप्रिवेशन नहीं होना चाहिए। ऐसा मैं रेयरली करता हूँ कि मॉर्निंग में मैं 2 बजे या 1 बजे उठ जाऊँ, वरना मैं ज़्यादातर 3 बजे ही उठता हूँ और अपने टाइम पर सोने की कोशिश करता हूँ। मैंने पहले स्टार्टिंग में जर्नल लिखा और उसके बाद मैंने जो अपनी बुक है मिरेकल मॉर्निंग, उसका 3rd चैप्टर पढ़ा मैंने। उसमें कुछ चीज़ें ऐसी लिखी हुई हैं कि जो सच में इतनी ज़्यादा थॉट प्रोवोकिंग है, कि जैसे एक टॉपिक है आइसोलेटिंग इंसिडेंट्स। मतलब हाउ यू डू वन थिंग यू डू एवरीथिंग। अगर आप मॉर्निंग में अलार्म बंद करना चूज़ करते हैं बजाय कि आप मॉर्निंग में उठने के, तो आप क्या कर रहे हैं कि आप आसान काम चूज़ कर रहे हैं बजाय कि जो सही है आपके लिए उसके। और ये आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो इजी चीज़ चूज़ करता है बजाय कि वो सही चीज़ चूज़ करे। एक टॉपिक है कि मीडियोकर सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। मतलब आप जो 5 लोगों के साथ मिलकर टाइम स्पेंड करते हैं अपना मोस्ट ऑफ, आप उनका एवरेज बनते हैं। और इस बात से मैं टोटली एग्री करता हूँ, क्योंकि आप अपने आसपास देखिए, जो आपके जो सबसे क्लोज 5 लोग रहते हैं, आप उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को शेयर करते हैं, आप उनके जैसे कहीं ना कहीं बात करते हैं, कहीं ना कहीं आप उनके जैसे डायलॉग मार देते हैं बीच में। मैंने एक बुक रीड करी थी, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी। उसमें कहा था कि आप नहीं चाहते कि आपके जो आस पड़ोस में जो 5 लोग रहते हैं सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में, वो ऐसे रहें कि जो आपको प्रभाव डालें। तो इसलिए आपको बायोग्राफीज़ पढ़नी चाहिए, क्योंकि जब आप उनकी बायोग्राफीज़ पढ़ रहे होते हैं तो आप उनकी पूरी लाइफ को रीड कर रहे होते हैं। और जो कुछ कोट्स होते हैं जो मेरे को ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो मैं उनको अपनी वॉल पे लगा लेता हूँ। मैं ज़्यादा नोट्स वगैरह नहीं लगाता हूँ अपनी पढ़ाई से रिलेटेड वॉल पर। मैं ज़्यादातर जो मेरी वॉल पर लगे होते हैं यही चीज़ें लगी होती हैं। मैंने एक बुक रीड करी थी कि व्हाट टू से व्हेन यू टॉक टू योर सेल्फ, और उसमें बताया था कि वाई मोस्ट ऑफ द सेल्फ हेल्प बुक्स हैज़ टेम्परेरी इम्पैक्ट ऑन पीपल नॉट अ परमानेंट इम्पैक्ट। तो उसमें यही है कि हम लोग जब उस बुक को पढ़ रहे होते हैं हमारे पास कोई अकाउंटेबिलिटी भी नहीं होती है कि हम उसे अपनी लाइफ में यूज़ करें नहीं करें। तो इसलिए इस बुक में ये भी बताया है कि आपको एक अकाउंटेबल पार्टनर होना चाहिए। जैसे मैंने बोला था कि आप लोग अपना रूटीन कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, तो स्टार्टिंग के वीडियोस में काफ़ी लोगों ने रूटीन शेयर किया था, बट धीरे धीरे कंसिस्टेंसी टूटती जा रही है उन लोगों की। बट कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी कंटिन्यू शेयर करते हैं अपनी चीज़ें। क्योंकि मैं अगर लास्ट ईयर का बताऊँ अपना, तो मैं जैसा अब पढ़ता हूँ उससे काफ़ी बेटर तरीके से पढ़ता था। बट प्रॉब्लम ये थी कि मैं 10 दिन 15 दिन कब ऐसे निकाल देता था कि पता नहीं चलता कि कब दिन निकल रहा है, कब मोबाइल चलाते हुए या बाहर घूमते हुए मैं टाइम निकाल दे रहा हूँ, और एग्ज़ाम पास आ जाता था तब पढ़ता था सिर्फ मैं। तो कंसिस्टेंसी नाम को नहीं थी। बट अब मुझे ये रहता है कि हाँ, मैं अकाउंटेबल हूँ कि मुझे वीडियो अपलोड करना ही करना है और उसके लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा। और मुझे सिर्फ इसके लिए पढ़ना होता है क्योंकि वीडियो अपलोड करना, एडिटिंग वगैरह कोई और करता है मेरे लिए। फिर मैं कॉफ़ी लेकर आ गया टेबल पर, और टेबल की हालत इतनी ख़राब होती है मॉर्निंग में, तो मैं इसको सबको सही करता हूँ। मैं 1 बजे का उठा हुआ था, बट मुझे 1.5 घंटा हो गया है, 2:34 हो रही हैं इस वक्त। और पहले मुझे मॉर्निंग का इतना इंपॉर्टेंट टाइम सेल्फ डेवलपमेंट के लिए देना अच्छा नहीं लगता था, बट अब मुझे लगता है कि हाँ, वर्थ इट है ये। फिर मैं सीधा करंट अफेयर्स रीड करने के लिए बैठ गया। मैं वीक 3 दिसंबर का अभी उसी पर पहुंचा हूँ, क्योंकि मैंने ये पढ़ा था बीच में और छोड़ दिया था 2-3 दिन के लिए। वही तरीका रहता है मेरा कि पहले मैं पढ़ना स्टार्ट करूँगा, 25 मिनट का टाइमर लगाऊंगा, और 25 मिनट के टाइमर के बाद मैं फिर एक ब्रेक लूँगा। 25 मिनट बड़ी जल्दी हो गया आज तो, पर मन लग रहा पढ़ने के लिए दूसरा लगा दो बिना ब्रेक के। बोल बोल के पढ़ रहा हूँ। आज नया तरीका अपनाया है कि थोड़े मज़े लेकर देखते हैं कितना एफिशिएंट रहता है। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट लग रहा है कि याद रहेगा ज़्यादा समय तक, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने पीडीएफ पढ़ी भी है, ये बात मुझे लग नहीं रहा है। ऐसे लग रहा है कि कहीं सिर्फ थोड़ा बहुत सुना है कुछ। देखता हूँ अगले 25 मिनट में मैं कहाँ तक पहुँचता हूँ, क्योंकि इंटरनेशनल न्यूज़ ख़त्म हो जाएं ये और बैंकिंग अवेयरनेस, तब टाइम नहीं लगता लास्ट में। अपॉइंटमेंट्स वगैरह वो रटने पड़ते हैं पूरी तरीके से, अवार्ड्स, फिर लास्ट में स्कीम समझने में आसानी हो जाती है। मैं क्यों बोलता हूँ नए लोगों को भी कि वीडियो सोर्स भी फॉलो करना चाहिए, स्पेशली बैंकिंग अवेयरनेस के लिए।
क्योंकि अब यहाँ ये न्यू वैगन सॉफ्टवेयर ने कोई आई एनेबल्ड सॉफ्टवेयर वगैरह लॉन्च किया, जिसमें ये कि कैप्टिव फाइनेंस सॉल्यूशंस कंपनी जो हैं और एनबीएफसी उनको लैंडिंग करने में मदद होगी। अब कैप्टिव फाइनेंस का मतलब ही नहीं पता मेरे को, अगर सर्च करेंगे तो पता चलेगा। कैप्टिव फाइनेंस मीनिंग आ गया भाई। ऑफ एन ऑटोमेकर और रिटेलर नहीं पता पड़ रहा। कंपनी होल एंड सब्सिडी ऑफ एन ऑटोमेकर रिटेलर एंड अदर फाइनेंस सर्विस टू द कस्टमर दोज। अच्छा, ये वो कंपनीज हैं जो किसी भी फाइनेंशियल कंपनी की सब्सिडरी हैं होली ओन, और उनके लिए फाइनेंशियल सर्विस, जो उनके कस्टमर्स हैं उनके लिए फाइनेंशियल सर्विसेज देती है। इसीलिए बैंकिंग अवेयरनेस में टाइम लगता है, क्योंकि बहुत सारी टर्म आती हैं ऐसी। इसीलिए यहाँ क्या लिखा हुआ, ऑप्टिमाइज लैंडिंग एंड लीजिंग ऑपरेशंस थ्रू इंटेलिजेंट ऑटोमेशन एंड कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच। याद कर लो, रट लो, कैप्टिव फाइनेंस। इतना बहुत है टाइम देना, मतलब किसी न्यूज़ को थोड़ा टाइम दे दो, सर्च कर लो तो ज़्यादा समय तक याद रहने के चांस रहते हैं ना। और जो नए लोग रहते हैं उन्हें एक और चीज़ में दिक्कत होती है, जैसे यहाँ ये कॉमर्शियल बैंक्स ने 2015 से 24 के बीच में 12,30,000 करोड़ रुपए रिटर्न ऑफ करेंगे लोन्स। राइट ऑफ और वेव ऑफ में क्या डिफरेंस है, ये अब जब तक ना पता चलेगा तो न्यूज़ रटनी पड़ेगी और फिर उतना समझ में भी ना आता। हालांकि इसमें डेफिनेशन दे रखी होती है कि राइट ऑफ का मीन क्या होता है। ऊपर एक न्यूज़ आई थी अभी खाली, शायद 2019 से डाटा दे रखा था कि 6.5 लाख करोड़ जो राइट ऑफ किए हैं, उसमें से 5.5 लाख करोड़ के आसपास शायद डाटा ऐसे ही था कि वो चुका भी लिए लोन्स, तो उसमें राइट ऑफ की डेफिनेशन भी दे रखी थी। बट फिर भी अगर कोई सामने से समझाता है हिंदी में कि रिटर्न ऑफ क्या होता है तो ज़्यादा बेटर रहता है, याद भी ज़्यादा समय तक रहता है। और ये भी समझना जरूरी है कि राइट ऑफ बैंक क्यों करते हैं, मतलब अपनी बैलेंस शीट सही करने के लिए करते हैं राइट ऑफ, कि उसको जो प्रोविजनिंग होती है उसमें से हटा दो। राइट ऑफ जो मतलब एनपीएज हैं जो भी लोन्स, उनको हटा दो। और ऐसा नहीं कि उन्हें बैंक चुकाएगा नहीं, कोशिश नहीं करेगा, करेगा तब भी कोशिश, बट उनको क्या है कि बैलेंस शीट में एनपीएस का जो रेशियो वो कम हो जाता है, क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइंस रहती है ना कि इतने से ज़्यादा एनपीए नहीं रहना चाहिए, और मार्केट पे भी इम्पैक्ट पड़ता है कि इस बैंक के एनपीएस बढ़ रहे हैं, तो इस वजह से राइट ऑफ कर देते हैं बैंक्स। और वेव ऑफ का मतलब है कि मतलब अब छोड़ ही दिया, अब लेना ही नहीं है लोन। जैसे एक टर्म आती है बार बार, फार्मर्स आर प्रोटेस्टिंग फॉर द लोन वेवर। वो बात अलग है कि बिजनेसमैन का लोन वेव होता है, सिर्फ फार्मर का ना। मैंने तीसरा भी टाइमर लगा दिया 25 मिनट का, क्योंकि ऐसी न्यूज़ समझने में बहुत टाइम लग रहा है कि जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उनको आईपीओ लिस्ट करने के लिए जो रूल्स हैं वो थोड़े टाइट किए हैं सेबी ने। अब आईपीओ तो पता है, फिर ऑफर ऑफ सेल मैं खुद भूल गया क्या पढ़ा था मैंने, और आगे बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, तो टाइम देना पड़ेगा इन्हें तभी, क्योंकि समझ में ना आएगी तो लास्ट टाइम जब रीड की होगी तो मैं पक्का इसे पढ़ के ऊपर ऊपर से रट के चला गया हूँ, इसलिए मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है कि मैंने क्या पढ़ा था इसमें से। बस इतना याद है कि हाँ एमएसएमई के लिए, सॉरी खाली एसएमई के लिए रूल टाइट्स किए मतलब सेबी ने। अब ना जैसे ये न्यूज़ मैंने पढ़ ली है पूरी यहाँ से यहाँ तक, मेरे को समझ में आ गई अब क्या है इसमें 5-6 मिनट में। तो मैं अब एक बार क्या करूँगा इसको कि अपनी भाषा में एक बार बोलने की कोशिश करूँगा कि हाँ किसी को जैसे मैं समझा रहा हूँ। जैसे कि सेबी ने जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उनके लिए आईपीओ लिस्टिंग के रूल टाइट किए हैं कि उनका जो पिछले 3 सालों में से 2 साल का प्रॉफिट 1 करोड़ से ऊपर जाना चाहिए, यानी टैक्स हटा के सब चीज़ें। और ऑफर ऑफ सेल यानी मतलब जो स्टेक होल्डर्स हैं वो अपना अगर स्टेक जनरल पब्लिक को बेच रहे हैं उसके लिए जो साइज है वो 20% ना होना चाहिए, मतलब कि जितना भी आईपीओ इशू कर रहे हैं उसमें जो ऑफर फॉर सेल है वो 20% से ज़्यादा ना होना चाहिए। और जो स्टेक होल्डर्स अपना शेयर बेच रहे हैं वो 50%, अपने शेयर के 50% से ज़्यादा नहीं बेच सकते। और जो आईपीओ लेके आ रही है एसएमई, वो लोन के लिए या फिर प्रोमोटर्स का लोन चुकाने के लिए या किसी भी ऐसी पार्टी को लोन वगैरह चुकाने के लिए नहीं ला सकती, किसी और चीज़ के लिए मकसद से ला सकती है। जो उनकी एम होती है ना कि आईपीओ ला रहे हैं, फंड रेज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। और 21 दिन का टाइम दिया गया है पब्लिक को कमेंट करने का आईपीओ लाने से पहले, जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं उसके लिए। और एक और चीज़ की जो मर्चेंट बैंकर्स हैं उनकी 2 कैटेगरी हैं, टाइप्स ऑफ मर्चेंट बैंकर्स, जिनके लिए रूल्स टाइट किए हैं। पहला, जिनकी नेटवर्थ 50 करोड़ से कम है। पहली कैटेगरी जिनकी नेटवर्थ 50 करोड़ हो कम से कम, तो उनको सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं वो जितनी भी सेबी ने परमिट कर रखी है। और दूसरे वाले वो कि वो सारी कर सकते हैं, बस ये छोड़कर, एक तो आईपीओ, राइट्स ऑफर, ऑफर फॉर सेल, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल ऑफर थी, मेरे को पता नहीं चला क्या है ये, देखना पड़ेगा डेफिनेशन। और दूसरा ये कि जो म्यूचुअल फंड मैनेजर्स हैं वो फंड रेज कर सकते हैं एनएफओस के, मतलब जो फंड रेज किए हुए हैं वो 30 डेज के अंदर अंदर डिप्लॉय करने पड़ेंगे, वरना तो उन्हें एग्जिट लोड के बगैर एग्जिट होने का ऑप्शन देना पड़ेगा। अब ये मैंने इतने आराम से समझाने की कोशिश करी जैसे वीडियो में कर रहा हूँ अभी मैं, वैसे ही मैं अपने आप को भी समझाता हूँ।
एक चीज़ अच्छी है कि इस पीडीएफ में मानो इससे रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ हैं वो सारी एक साथ दे रखी हैं, तो आपने ना 3-4 न्यूज़ नहीं है ये, मतलब एक्चुअल में तो ज़्यादा न्यूज़ हैं ये, बट वो एक ही पैराग्राफ में कंप्लीट हो गई हैं। अब ये जो स्मार्ट पॉइंट्स दे रखे हैं इसको हाईलाइट कर लूँगा एक बार पढ़ के, तो जब रिवीजन करने आऊँगा तो ये जो जितना भी मैंने कलर चेंज कर रखे हैं देखना नहीं पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि मैं इतने ध्यान से ना पढ़ता, बस वैसे ही निकल जाता हूँ, ऑफर फॉर सेल वगैरह कुछ देखता ही नहीं हूँ, हाईलाइट करता हुआ कि पढ़ के हाँ समझ में आ गया, दोबारा तो रीड करना है, ये पॉइंट ऑफ व्यू रहता है दिमाग में। और एक और चीज़ की बैंकिंग अवेयरनेस की वीडियो देखूंगा तब सर अच्छे से समझा देंगे एक बार, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने जो पहली बार पढ़ा था बिल्कुल याद नहीं है। 52 न्यूज़ डिफेंस अफेयर्स आ गए हैं, बैंकिंग अवेयरनेस कंप्लीट। 4:30 बज रहे हैं और टाइम कितना लगा ये करने में, 1 घंटा 33 मिनट। पर अब लगता है ज़्यादा समय तक याद रहेंगी ये चीज़ें, एक बार रिवीजन और कर लूँगा और कुछ लगा लूँगा इस वीक की। तो अब सर्दी में मन नहीं कर रहा उठने का, ब्रेक लेने का, तो कोई बुक निकालते हैं। कौन सी? कल वाली। इनमें से देखते हैं कोई सी पढ़ते हैं थोड़ी देर, सर्दी में मन करेगा तो उठेंगे वरना नहीं। मतलब मेरी ये पढ़ी हुई है बट मैं अच्छी लगती है कभी भी रैंडमली कहीं से भी स्टार्ट कर देता हूँ। जैसे होता नहीं कि यूट्यूब पर मूवीज़ के सीन्स आते हैं, बीच में से हम देखी हुई मूवीज़ के सीन चला लेते हैं, वैसे ही मैं भी ऐसे ही पढ़ना स्टार्ट कर देता हूँ। बुक में ना कोई भी कन्वर्सेशन मतलब रैंडमली बीच में चल रहा हो उसे पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। ये बुक मुझे सच में इतनी अच्छी लगी थी कि स्टार्टिंग के मैंने जब 4-5 चैप्टर पढ़े थे तो मेरे को ये समझ में नहीं आ रही थी इसकी इंग्लिश, क्योंकि ये थोड़ी लिटरेचर वे में लिखी हुई है। बट जब मैंने इसे बंद कर दिया तो दोबारा लगा कि नहीं पढ़नी चाहिए, ज़्यादा अच्छी है, तो मैंने इसकी स्टार्टिंग के चैप्टर्स को रीड करके समरी लिखना स्टार्ट किया था, कि एक चैप्टर रीड किया और उसकी समरी लिखी, फिर धीरे धीरे मेरे को समझ में आने लगी चीज़ें और फिर ये मैंने पूरी कंप्लीट पढ़ी और मेरे को सच में बहुत पसंद आई। आप में से कोई अगर पढ़ना चाहे पढ़ लो, प्राइड एंड प्रिजुडाइज। और ज़्यादातर जो कन्वर्सेशन पढ़ने में मज़ा आएगा आपको एलिजाबेथ बेनेट और मिस्टर डार्सी के बीच के, क्योंकि ये दोनों आपस में एक दूसरे को पसंद नहीं करते पर करते हैं, और इनके कन्वर्सेशन एकदम ऐसे रहते हैं कि जब भी ये मिलेंगे तो ऐसे लगेगा आपको कि हाँ इनकी थोड़ी सी टसल चल रही है आपस में। और जब मैं कोई भी बुक रीड करता हूँ तो पहले ये था कि मैं उस पर पेंसिल नहीं चलाता था, बड़ा सेफ रखता था, बट अब मैं लिखने भी लगा हूँ कि कोई भी बुक रीड कर रहा हूँ उसके चैप्टर के लास्ट में कुछ भी अगर ऐसा लगता मन करता पसंद आता चीज़ें तो वो मैं लिख लेता हूँ। जैसे यहाँ भी लिखा हुआ मैंने इस चैप्टर के लास्ट में, और जो बुक ख़त्म होती है एंड होती है उसके लास्ट में भी लिखता हूँ, और कई बार स्टार्ट करने से पहले मेरी क्या होप्स हैं उस बुक से, क्यों रीड कर रहा हूँ वो भी लिखता हूँ मैं चला अब कुछ खाने के लिए लेने, भूख लगी है बड़ी ज़ोर से, 5:15 हो गए। हमारे ना गली में एक पेक्यूलियर सी हैबिट है कि 4:30 बजे ये दो घर हैं, ये पानी डाल के सड़क पे और वापस सो जाते हैं। और सर्दी ना सर सब पे कर रखा, शॉप भी ना खोली इन्होंने आज। ले आए सुबह 1:15 बजे का उठा हुआ हूँ, पर पढ़ाई सिर्फ 1.5 घंटे हुई है, 1 घंटा 33 मिनट, 5:30 हो रहे हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोडक्टिव मॉर्निंग नहीं है, मॉर्निंग पूरी प्रोडक्टिव है। चीज़ें और भी मैटर करती हैं कि आप उन्हें कितना टाइम देते हैं, और मुझे नहीं लगता कि मॉर्निंग से ज़्यादा बेटर टाइम है कोई और उन चीज़ों को टाइम देने के लिए। किसी भी पीडीएफ को अगर स्टार्टिंग में पढ़ते हैं ना तो ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा कंटेंट है, कैसे कवर होगा, क्योंकि अगर मैं जैसे स्टार्टिंग में डे 1 करता था तो एक दिन पढ़ने में मेरे को बहुत टाइम लगता था और ऐसा लगता था कैसे होंगे डेली एक दिन और रिवीजन। बट जैसे ही आप यूज टू हो जाते हैं पीडीएफ के पढ़ने के तो आपको बहुत कम टाइम लगता है, आपको पता रहता है कि चीज़ें कैसे लिखी हुई हैं, बस आपने कंटिन्यूटी रखनी है, उसी पीडीएफ को ट्रस्ट करके रखना है, क्योंकि जब हम बोर होते हैं या फिर डिफ़िकल्ट होती हैं चीज़ें तब हमारा ट्रस्ट इरोड होता है। अब 2 दिन से मैंने करंट अफेयर नहीं पढ़ी थी इसी वजह से, क्योंकि सुबह उठते ही मॉर्निंग में पीडीएफ पढ़ना, अब 2 दिन का ब्रेक लेके पढ़िए वापस तो अच्छा लग रहा है। अब नहाने जाना है, रात माताजी ने आँखों में स्याही लगा दी थी, पूरी काली हो रही हैं। इस सीज़न मैंने मतलब एक प्रॉमिस किया है कि पूरे सीज़न कितनी भी सर्दी पड़े नहाऊंगा तो ठंडे पानी से ही, तो अब नहा के आता हूँ। अब तक मुझे नींद नहीं आ रही थी उठने के बाद से, बट अब मैं नहा के आ गया, मुझे नहाने के बाद तुरंत नींद आ जाती है। अगर मॉर्निंग में मैं इसलिए अवॉइड करता हूँ नहाना
कि अगर मैं नहा के आऊँगा तो मुझे नींद आएगी, फिर मैं रीड नहीं कर पाऊँगा, ना ही मैं पढ़ पाऊँगा कुछ भी। और वही हुआ, फिर मुझे नींद आ गई, मैं सो गया थोड़ी देर के लिए। 1.5 घंटा लगा मेरे को जो बची पजल थी वो सॉल्व करने में। एक तो ये वाली थी, सर्कल वाली, मतलब स्क्वायर वाली थी, मैंने ऐसे करके बनाई थी, मतलब उससे बनाई थी मैंने, थ्रेड मेथड से बनाई थी मैंने। और एक ये वाले क्वेश्चन जो नहीं सॉल्व हुए थे वो सॉल्व किए, क्रिटिकल रीजनिंग वाले छोड़ दिए। एक ये थी कि 15 लोग हैं, 3 रो दे रखी हैं, कहाँ ये वाली, ये रही। और एक ये पजल थी जिसमें वो 3 कंपनी दे देते हैं, बताते हैं कि 2 मिनिमम बैठ रहे हैं सब में और मैक्सिमम 3 बैठ रहे हैं, तो उसमें उनकी डिग्री भी दे रखी थी और पर्सन भी दे रखे थे। अब बाहर जाके एक ब्रेक लेके आता हूँ, देखता हूँ। अब खाना खाऊंगा पहले, फिर बैठूंगा दोबारा लगभग 4 बजे पढ़ने के लिए। शाम को मैं 4 बजे के बाद फिर पढ़ने बैठा ही नहीं, वैसे ही टाइम निकल गया मेरा। और फिर मैं इवनिंग में अपने फ्रेंड के साथ हनुमान मंदिर जाता हूँ, तो उसे बुलाने चला गया। 9 बजे मैं उसके साथ आया वहाँ से, और आने के बाद मैंने खाना खा के और फ़ोन में ही 1:30 बजा दिया मैंने। अब देखते हैं सुबह कितनी बजे आँख खुलती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।